तो आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर ज़रूर बताएं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौटिल्य भूमि से कहता है, बस थोड़ी देर रुको, सब समझ जाओगी। इसके बाद वह भूमि को गाड़ी से बाहर आने का इशारा करता है। भूमि नर्वस फील करते हुए बाहर आ जाती है और कहती है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं वापस जा रही हूँ। जैसे ही भूमि दोबारा से गाड़ी की तरफ घूमती है तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। तभी, भूमि, तुमसे बहुत नाराज हूँ, पहले ही तुमने यहाँ आने में इतना वक्त लगा दिया है, अब बिना मिले ही वापस जा रही हो। क्या अपने दोस्त की मोम अपनी मोम जैसी नहीं होती? वह क्या चला गया, तुम तो यहाँ आना ही बंद कर दिया और मिलना जुलना तो दूर की बात। ये सुनते ही भूमि के पैर अपनी जगह पर ही जम जाते हैं। वह धीरे से वापस उसी ओर घूम जाती है जहाँ से वह आवाज आ रही थी। उसकी अपनी माँ की उम्र की एक औरत जिसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी, उसकी तरफ बढ़ी चली जा रही थी। ये और कोई नहीं, उसके सही दोस्त की माँ नैना थी। उसके पास आते ही भूमि अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए कहती है, आंटी जी नमस्ते। इसके बाद रुक कर अटक कटक कर अपनी बात को पूरा करती हुई कहती है, ऐसे नहीं था कि मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे वक्त ही नहीं मिला और मेरी पोस्टिंग भी दिल्ली में नहीं थी। अब नैना कौटिल्य की तरफ देखते हुए कहती है, कैसा है बेटा? ऐसा कहने के बाद वह कौटिल्य के चेहरे को अपने दोनों हाथों से छूती है, फिर हाथों को कंधों से बीच में करते हुए कौटिल्य की हथेलियों तक ले जाती है। फिर आगे कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा काम ही ऐसा है, तुम वक्त नहीं मिलता, लेकिन कम से कम फोन तो कर सकते हो। ये सुनकर और देखकर भूमि आश्चर्यचकित होकर उसी तरफ देखती रहती है। वह ऐसी परिस्थिति को देखकर भूमिका आश्चर्य से उनकी तरफ देखती रहती है, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि इन सभी चीजों पर किस तरह से प्रतिक्रिया दे। इसके बाद नैना भूमि की तरफ पलट कर कहती है और उसे जवाब देती है, मैं इसी तरह जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों नहीं आई, चलो मेरे साथ अंदर चलो। ये कहकर वह भूमि का हाथ पकड़ती है और अंदर ले जाती है। कौटिल्य भी उनके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद नैना मुस्कुरा कर कौटिल्य की तरफ देखती हुई कहती है, जाओ जाकर उनसे मिल लो, वे तुमसे बहुत नाराज है। उन्हें तुम्हें कितने बार कहा है कि, लेकिन तुम समझते ही नहीं हो। अब इतने कहने के बाद और इतने दिनों तक गायब रहने के बाद बिना किसी को कोई भी खैर खबर दिए अब खुद ही जेलो इस बारे में बिल्कुल भी बीच में आने वाली मैं तो हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं मेरी भूमि के साथ बिजी हूँ। इतना कहने के बाद वह भूमि को ले जाकर घर के डाइनिंग हॉल में रखे हुए सोफे की तरफ इशारा करते हुए दोनों वहां पर बैठ जाती हैं। भूमि अभी भी सदमे से बाहर नहीं थी, क्योंकि वो सिचुएशन को समझने की काफी देर से कोशिश कर रही थी। इन्हीं सभी में वो उलझी हुई थी। उसकी आंखों के सामने क्या चल रहा है, इसके कुछ देर बाद वह खुद को संभाल कर हिम्मत करके पूछती है, आंटी जी। वो कौटिल्य इसके आगे भूमि खामोश रह जाती है, उसका मुंह खुला रह जाता है पर शब्द बाहर नहीं आते। अब नैना भूमि की उस बात का जवाब देती है और वह पूछना चाहती है, हाँ मैं जानती हूँ, हम सब जानते हैं, तुम जो कहना चाहती हो वह हमें पहले से ही मालूम है। मुझे ये भी मालूम है कि तुम अभी तक गिल्ट में हो। और बेटा एक बात बताऊं, अगर तुम्हारी जगह उसका कोई और साथी होता, तुम एक लड़की हो, अगर कोई लड़का साथी भी होता तो क्या वह अपनी ड्यूटी से पीछे हटता? उसने जो तुम्हारे लिए किया है वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं करता। ये सुनकर भूमि सोच विचार कर गहरी सोच में चली जाती है। भूमि के चेहरे के हाव भाव देखकर नैना अपनी जगह से उठती है और सामने की टेबल के एक गिलास पानी लेकर भूमि की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, सिर्फ अपनी ऑफिसर साथी के लिए नहीं, बल्कि कोई आम नागरिक भी होता तब भी वह यही हरकत करता। देश की सेवा करना, देश के लिए शहीद होना उसका बचपन से ही सपना रहा है। और देखो, जैसा ही उसे पहला मौका मिला उसने दूध के कर्ज को भुलाकर अपनी मिट्टी के कर्ज को चुकाना बेहतर समझा। इससे तुम्हारी या कौटिल्य की कोई भी गलती नहीं है। जैसे तुम्हारी जगह वहाँ कोई और हो सकता था, वैसे ही कौटिल्य की जगह भी कोई और हो सकता था।
अब भूमि पानी के गिलास से धीरे धीरे अपनी पानी पीना स्टार्ट करती है, मानो इस पानी के सहारे अपनी आंखों के पानी को छुपाने की कोशिश कर रही हो। पानी खत्म करने के बाद वह गिलास को वापस मेज पर रख देती है और अपने दोस्त की माँ की आंखों में झांकने लगती है। नैना की आंखों की सच्चाई देखकर वह उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहती है, एक माँ में ऐसी समझ और सहनशीलता मैंने पहले कभी नहीं देखी। आपसे मिलकर समझ में आता है कि वह क्यों ऐसा था। इतना कहने के बाद भूमि फिर खामोश हो जाती है और भूमि इस बात के बदले में नैना सिर्फ प्यारी सी मुस्कान दे देती है। कुछ पलों बाद भूमि दोबारा कहती है, लेकिन कौटिल्य यहाँ कैसे और उसने इस घर को अपना घर क्यों कहा है? अब नैना जवाब देती है, सिर्फ इस घर को नहीं, उसने तुम्हारे दोस्त की हर जिम्मेदारी को अपना लिया है। देखो हम कितने खुश नसीब हैं। हमारा एक बेटा चला गया तो अपने पीछे से हमारे लिए अपनी ही उम्र का दूसरा बेटा छोड़ गया है। कौटिल्य यहाँ माफी मांगने आया था। यह करीब 5 साल पहले की बात है, लेकिन हम उसे साफ तब करते जब हमारी नजरों में वह दोषी होता। तब से लेकर अब तक उसने बेटे होने का हर फर्ज निभाया है। भूमि, ऐसा बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती हो। मैं कितनी बार उससे कहा है कि तुम सब सच बता दो। मैंने खुद कितनी बार चाहा कि अगर तुम मुझे मिलो तो मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। एक पल के बाद खामोशी के होकर भूमि के चेहरे को देखते रहने के बाद नैना अपनी बात को पूरा करती है, लेकिन देखो इन सब बातों को कितना वक्त बीत गया है। आज मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पहुँच गई हो और अब मैं तुमसे ये कहना सकती हूँ कि बेटा, जब उसे हमने कसूरवार नहीं समझा तो तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती हो कर रही हो। वह बहुत अच्छा लड़का है। इस तरह का जीवन साथी मिलना आसान नहीं होगा और पुरानी बातों को भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। वह सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं था, मैंने अपने कोख से जन्म दिया था। एक माँ अपनी संतान के अधीर प्यार शायद ही किसी को कर पाती है। वह हम सभी से बहुत प्यार करता था। अब अगर उसे लगेगा कि हम सब उसके जाने के बाद दुखी हैं तो उसे उसकी शहीदी का काफी गम होगा। अपने फर्ज के लिए इतना बड़ा काम करने के बाद वह खुश होने पर उसका अधिकार है, हमें उसे वह छीनना नहीं चाहिए। इसके बाद नैना एक पल के लिए चुप हो जाती है। भूमि गहरी सोच में चली जाती है। नैना भूमि से पूछती है, मैंने जो कुछ भी कहा है क्या तुम्हें वैसा करना सही नहीं लगता? भूमि नैना की बात सुनकर उसके गले में सांस अटक जाती है और एक शब्द तक नहीं बोल पाती, फिर फूट फूट कर रोना स्टार्ट करती है। नैना प्यार से उसके सिर को कमर पर हाथ फेरती है और उसे चुप कराती है। इसके बाद अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है। तुम जाकर अपना प्यारा सा चेहरा साफ कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। आज तुम दोनों बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हो। सभी के साथ बैठकर खाना खाएंगे। मारवा हाउस, अनिका सीक्रेट अंडरग्राउंड। सीधा लच्छू के कैबिन की तरफ जाकर बड़ी ही सावधानी से अपने हाथों में छुपाकर पकड़ी हुई सिरिंज उसकी बाजू पर चुबा देती है। धीरे से सिरिंज के अंदर भरी हुई सारी दवाई लच्छू के शरीर में पहुंच जाती है। कुछ पलों के बाद अनिका अपनी आंखों के सामने खामोशी से खड़ी हो जाती है। फिर उससे कहती है, तुमसे सच उगलवाने के और भी कई तरीके हैं मेरे पास, लेकिन फिलहाल वह सब करने का मेरा मूड नहीं है। मेरे पास वक्त भी कम है। वैसे भी मुझे तुमसे कुछ खास नहीं जानना। बस इतना बताओ कि दमयंती देवी, तुम दोनों में मेरा मतलब है कि निपुण मीना और लच्छू के बीच फर्क कैसे पता लगाया जा सकता है। लच्छू के कान में अनिका की आवाज पहुंच रही थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने धुंधला सा दिखाई दे रहा था। सामने मौजूद चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे सब कुछ अपने नियंत्रण से बाहर लग रहा था। उसे जान पड़ रहा था कि उसका खुद पर नियंत्रण छूट रहा है। वह एक शब्द नहीं बोल सकती थी, लेकिन न जाने किस तरह से तोते की तरह वह हर सवाल का जवाब देने के लिए बंद हो जाती है। अनिका करीब 5 मिनट तक पूछताछ करती है, उसके बाद वह से चली जाती है। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि दमयंती देवी के साथ उसकी डील आज रात ही होगी। दमयंती देवी के मामले में किसी तरह से कोताही बर्दाश्त नहीं करने वाली। इसके बाद अनिका एनी के पास कांटेक्ट करती है।
एनी कहती है, हेलो मैडम, बताइए मैं इस वक्त आपके लिए क्या कर सकती हूँ। अनिका कहती है, इट्स सेक्शन टाइम। एनी, तभी तुम्हारे पास कई घंटे हैं, अभी बस तुम्हें छोटी मोटी तैयारी करनी होगी। एनी जवाब देती है, जी मैडम, हो जाएगा, आप बताइए मुझे क्या करना होगा। इसके बाद अनिका एनी को समझा देती है कि उसे क्या करना है। दमयंती देवी का किला। अब तक दमयंती देवी को अनिका का जवाब मिल चुका था। वह भी आज रात की तैयारी में जुट चुकी थी। कभी वह अपने सिपाहियों के किसी तथ्य को बुलाती तो उसे कोई आदेश देती, कभी दूसरे गुट को बुलाकर उन्हें कुछ समझाने लग जाती। वह लगातार इधर से उधर आते जाते दिखाई दे रही थी। रुद्रमा देवी हर वक्त उसके आसपास मौजूद थी। वह जानना चाहती थी कि दमयंती देवी करना क्या चाहती है, लेकिन उसे बीच में ही रोकना या टोकने का साहस नहीं था, क्योंकि जो रूप दमयंती देवी का आज दिखाई दे रहा था वह सामान्य नहीं था। ऐसी स्थिति में उसे कुछ भी कहना अपने लिए बिना वजह से मुसीबत को न्योता देना था। अंत में दमयंती देवी अपने साइबर सिक्योरिटी टीम को आदेश देती है, वकील को कहो कि वह अनिका से कह दे कि दमयंती देवी ने पहला ऑप्शन चुना है, वह बेफिक्र हो। दमयंती देवी उसे वही चीज देगी जो उसके अंतर्गत खुश करने वाली होगी। वकील को ये भी कहो कि वह अनिका से कहे कि मेरी बची हुई तीसरी मूर्ति के बदले में उसे कुछ कीमती हासिल हो सकता है। इस डील के लिए बाद में जवाब चाहे, तब हमारे साथ उस मूर्ति का भी सौदा कर सकती हैं। हम इसके इंतजार में रहेंगे। वह टीम भी माँ साहब के कहकर पीछे की ओर 2 कदम चलकर मुड़ जाती है, वहाँ से चली जाती है। दमयंती देवी विश्वास के साथ एक बार फिर लच्छो उसके पास आ जाएगी। सौम्या को छुड़ाना बहुत मुश्किल नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन इसके लिए सौम्या का जिंदा रहना बहुत जरूरी था। अब जब कुछ पलों के लिए दमयंती देवी बिल्कुल शांत हो जाती है, तब रुद्रमा देवी उसके से कहती है, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम उस गैर जरूरी लड़की के लिए इतनी भारी कीमत अदा करने के लिए तैयार क्यों हुई हो। अगर वह अनिका उनमें से कोई 2 लड़कियां वापस करने के लिए तैयार है तो तुम्हें सौम्या और लच्छो को क्यों नहीं मांग लेती। दमयंती देवी रुद्रमा देवी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, वह स्वाति की संतान अपनी माँ की तरह ही बहुत शातिर है। वह हमारी शर्त कभी नहीं मानेगी, क्योंकि अब तक वह जान चुकी है कि हम हर हाल में उसके साथ समझौता करेंगे, लेकिन उसे लग रहा होगा कि ये हमारे लिए घाटे का सौदा होगा, उसके लिए फायदे का। लेकिन वह नहीं जानती कि हमारे लिए निपुण मीना लच्छो से किसी मायने में कम महत्वपूर्ण नहीं है। अगर वह अनिका उन तीनों में से कोई 2 चुने के लिए कहती है, तब मैं निपुण और लच्छो को ही चुनती हूँ। रुद्रमा देवी हैरान होकर अधीरता से पूछती है, पर ऐसा क्यों? दमयंती देवी जवाब देती है, क्योंकि निपुण और लच्छो में से असली लच्छो को पहचानना किसी वश में नहीं है। ये काम सिर्फ लच्छो खुद कर सकती है, और हम नहीं चाहते कि लच्छो की जगह निपुण हम तक पहुंच जाए और लच्छो वहीं रह जाए। मारवा हाउस। दोपहर लगभग 1:30 बज चुका था। भूमि और कौटिल्य मारवा हाउस में लौट आ गए थे। सीक्रेट अंडरग्राउंड में भूमि और कौटिल्य पहुंच चुके थे। जब आज मैं तुम्हारे बारे में इतना सब जान गई चुकी हूँ, तो अब तुम्हारे बारे में जो कुछ भी जानना बाकी है वह तुम खुद बता दो। भूमि की ऐसी बातें सुनकर पहले तो कौटिल्य चुप हो जाता है, लेकिन उसके आखिरी शब्द सुनकर हैरानी से भूमि की तरफ देखने लग जाता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।